से सौम्यता की नीति आई निरंतरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें जिनका है चिंतन शुभ, यही कैसे हो मानव सुखमयी। प्रेरणा से जिनकी है मानव का जीवन सुखमयी। श्रद्धा समर्पित जिनसे आई मानवीय परंपरा, श्रद्धा समर्पित जिनसे आई मानवीय परंपरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें सबके सुख की कामना ले रहती जिनकी कल्पना, निकली जिनसे मानवीय पथ हेतु निश्चित योजना। पूजता उन्हें तो जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, पूजता उन्हें तो जिनसे है सुसज्जित वसुंधरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धरा, जिनसे है मानव का पथ प्रकाश ज्योति से भरा। वंदना उनकी करें, वंदना उनकी करें, वंदना उनकी करें। ये भी मुझे नहीं पता, शुरू से ही चल रहा है ये, है ना। तो आई वुड अज्यूम कि 90s में होगा। बहुत सुंदर लिखा है ना। और आप लोगों ने कितना अच्छा गाया है इसको, खूब, है ना, बहुत सुंदर। तो आज का सत्र शुरू करते हैं बाबा जी के प्रति कृतज्ञता के भाव के साथ में। तो मेरा एक चीज पे ध्यान गया, उसको मैं थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। 3 चीजें हैं। अध्ययन की प्रक्रिया, अध्ययन की वस्तु, अभ्यास का स्वरूप या जीना। है ना। हम कैसे अध्ययन करेंगे, ये अध्ययन की प्रक्रिया है कि कैसे उसको पढ़ेंगे, सोचेंगे, करेंगे, ये सब। अध्ययन की वस्तु मतलब हमको वस्तु ऐसे दिख जाए। क्या वस्तु है? सत्ता, प्रकृति, प्रकृति में अवस्थाएं, जीने का मतलब ये एक्चुअली वस्तु का स्वरूप स्पष्ट होना है ना। और फिर फाइनली जीना,
से आपको क्या प्राथमिक लगता है? प्रक्रिया प्राथमिक लगता है। देखिए, तीनों इंपॉर्टेंट हैं अपनी अपनी जगह पे, लेकिन क्या है, हम आगे चलते हैं तो कहीं हमारा फोकस जो है प्रक्रिया में अटक जाता है, तो कभी हम सोचते हैं कि ये सब को हटाओ, केवल जीवन में जीने पे फोकस करो, है ना। और कभी कभी केवल हम मतलब रहेंगे, हम अभ्यास का हमको मतलब नहीं है ना। तो यहां पे क्या होगा, यहां तर्क ज्यादा होगा ना। तर्क आवश्यक है ना, लेकिन हम इसके ही डिटेल्स निकालते रहेंगे तो फाइनली तृप्ति यहां पे है। है ना, हम देखेंगे यहां पर, और जीने में तृप्ति और प्रमाण, तृप्ति का कहें या तृप्ति का प्रमाण जो है वो यहां पर है ना। तो हम अगर केवल थोड़ा सा सुने, सीधा बेसिकली अभ्यास में चले गए, तो हम उसमें भी थोड़ा दिक्कत है ना। ये वाले पक्षों को अधूरा छोड़ दिए और केवल यही करते रह गए, उसमें भी दिक्कत है। तो इसके एक बैलेंस को पहचानने की आवश्यकता है ना। एक बार बाबा जी ने कहा, तुम लोग प्रक्रिया में अटक जाते हो, वस्तु को पर नहीं जाते हो, जीने को छोड़ देते हो, जीने को नहीं जोड़ पाते हो, है ना। तो प्रक्रिया इंपॉर्टेंट है, पर प्रक्रिया सब कुछ नहीं है ना। वस्तु को समझना इंपॉर्टेंट है, पर वस्तु के समझे होने का जब तक प्रमाण नहीं है, समझे भी हो तो उसका कुछ अर्थ नहीं है ना। तो इन तीनों को अपने को बैलेंस बनाकर चलना है, ठीक है ना। ये अदरवाइज क्या है, हेड हैवी हो जाना, मतलब उसका रिस्क रहता है। अगर हम केवल यहीं पे ही फोकस कर दें तो हेड हैवीनेस हो जाएगा, है ना। केवल हम इसी पे रहेंगे तो हम मौन हो जाएंगे, है ना। केवल इसको ही करें, ये वाले को भाग को नहीं जोड़ पाए, तो हम केवल करने में रहेंगे, है ना। स्पष्टता का फाइनली प्रमाण यहीं पे आएगा, है ना। तो इन चीजों को बैलेंस करके चलने की आवश्यकता है, ऐसा मुझको लगता है। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे, कुछ स्पष्ट नहीं हो या कुछ? भैया, जीना अगर टारगेट है तो ये सारी प्रक्रिया करने की आदत तो हमें है, कहीं से भी ढूंढ निकालना है, ये तो प्राप्त है। तो जीना अगर टारगेट है तो ये सब धीरे धीरे भी होगा, लेकिन रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, टारगेट ये है ना। तो जीने के लिए हम अध्ययन की वस्तु के ऊपर फोकस करेंगे। और भैया एकदम मैं दीदी से अलाइन हूँ कि जैसे जीने में हम देखते हैं तो उसके लिए
तर्क भी चाहिए और दर्शन भी चाहिए, ये दोनों के बिना वो नहीं हो पाता। तो वहाँ पे जब भी हम प्रामाणिकता से चलते हैं जीने के संदर्भ में, तो फिर वस्तु और ये दोनों को समझना और उसको संतुलन को पहचानना एकदम नेसेसिटी बन जाता है, ऐसा अभी लग रहा है। ठीक है ना, इसको अपन काट के अलग नहीं कर सकते, है ना। तो इनको एक्चुअली इस उद्देश्य के साथ यहां पे इसका स्वरूप भी निश्चित है, समाधान समृद्धि पूर्वक जीना। परिवार विधि से, है ना। ठीक है ना। तो हम जो इस लक्ष्य के अर्थ में समझेंगे, है ना, लक्ष्य के अर्थ में प्रक्रिया को भी देखेंगे, है ना। लेकिन प्रक्रिया को अपन ने एक बहुत डीप में अपन लेकर चले गए, केवल उसी में ही घूमते रहे, तो हम उसमें ही एक प्रकार से उसी में घूमते रहेंगे, है ना। बढ़िया, तो आगे चलें। अगर किसी को और इसमें कुछ जोड़ना है तो बताएं। जी, समाधान समृद्धि मानव का लक्ष्य है, वही समझ में आए तो उसके लिए ही अध्ययन प्रक्रिया और अध्ययन की वस्तु को समझना है। बिल्कुल, तो स्पष्ट होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य समाधान समृद्धि पूर्वक जीना है। तो हम जहां पर जी रहे हैं, ये भी एक है अभ्यास का स्वरूप, जो है, जो जीने का जो स्वरूप है, इसको भी हमें एक्चुअली, जैसे हम लोग कई बार बात करें, ये इवॉल्व होगा, है ना कि चेंज होगा, है ना। इवॉल्व होने में और रिप्लेस होने में फर्क है ना। इवॉल्व होना मतलब जो है उसको क्रम से उसमें नेक्स्ट बढ़ाना है। चेंज है मतलब जो है उसको छोड़ के कहीं और चले जाना, है ना। तो ये इवॉल्व वाला पाथ है, क्रम है इसमें, अभ्यास का स्वरूप इसमें क्रम है ना। तो ये हमारा ही जो जीने का बना है, उसमें क्रम से एक्चुअली प्रकटन होगा, है ना। तो उस चीज को पहचानने की आवश्यकता है ना। तो उसमें जो हम सही कर रहे हैं उसको एक्नॉलेज करने की भी आवश्यकता है ना। ठीक है ना। उसको एक्नॉलेज करते हुए ही हम आगे बढ़ेंगे। हम अपने आप को निगेट करते हुए चलेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जो हम समझ रहे हैं वो हमको समझ आ भी रहा है, इस बात को भी विश्वास करते हुए चलेंगे, है ना। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। इसमें जो अध्ययन की वस्तु यानी कि वास्तविकता का ही हमें अध्ययन करना है। वास्तविकता का अध्ययन करना है, जैसे कि प्रकृति, मानव जीवन। बिल्कुल। तो ये वास्तविकता यानी कि ये वास्तविकता ही वस्तु है। ये हाँ। वस्तु का जैसे हम लोग अध्ययन करेंगे तो अध्ययन करने के लिए मुझे जो लगा वो मैं क्लियर करवा रहा हूँ। हाँ। जो वस्तु है वास्तविकता, उसका जैसे हम लोग अध्ययन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें तर्क तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ। तर्क लगाने के लिए हमारे पास जो सूचना है वो सूचना हमारे विचार में जाएगी, वही विचार हमारे भाव में, भाव से मूल्य, और मूल्य जो भी है
वो तो हम परिवार के अंदर ही उसको मूल्यांकन कर सकते हैं। जी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वस्तु से प्रक्रिया और प्रक्रिया से जीने की ओर का क्रम शायद बढ़ सकता है। हाँ, ठीक बात है। मतलब मूल मुद्दा जो है, लक्ष्य जो है, उसको जीने पे फिक्स करेंगे, है ना। और अध्ययन की वस्तु जो है वो जीने से अलग नहीं है ना। उसी में ही अध्ययन की वस्तु को पहचानेंगे। इसे मानव का अध्ययन करना है तो एक दूसरे का ही अध्ययन करना है, अपना ही अध्ययन करना है, परस्परता में अध्ययन करना है ना। तो हमारे चारों तरफ ही प्रकृति है, उसका ही अध्ययन करना है। वो हमारे जीने से जुड़ी ही है, तो हमारे जीने से जुड़ी हुई वास्तविकताओं को हमें देखना है ना। भ्रम भी हमारे जीने से, किस प्रकार से हम भ्रम में हैं और किस प्रकार से हम जागृत हो सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो हैं अपने आप से जुड़ी हैं, अपने परस्परता में जुड़ी हैं, अपने समाज में जुड़ी हैं, अपने राष्ट्र में जुड़ी हैं। तो ये अध्ययन की वस्तु वही है और वो जीने के साथ में जुड़ी है ना। तो भैया इसमें सहमत हूँ। हाँ, इसमें तो ऐसा है ना, जो तर्क है कहाँ तक है, यानी कि वस्तु यानी कि जो जैसा है वैसा देख पाना। हाँ। जो जैसा है वैसा देख पाना। वस्तु जब तक स्पष्टता नहीं, शब्द अर्थ वस्तु की बात कर रहे हैं तो अर्थ है, वहां पे तर्क लगेगा। एक बार तर्क, फिर वहां पे फिर तर्क का काम खत्म हो जाता है। जब वस्तु दिख गई, जैसी है वैसी दिख गई, फिर तर्क तो शांत हो जाता है। तो तर्क प्रक्रिया तब तक है जब तक वस्तु ना दिखे। जब वस्तु दिख गई तब तर्क का काम, मतलब वो फिर उसके प्रयोजन में लगेगा तो प्रयोजन में लगेगा, वो समझने में, वस्तु को समझने में नहीं लगेगा। ऐसा होगा ना। बिल्कुल ऐसा ही है ना। तो चित्रण तक तर्क है, उसके आगे तर्क नहीं है ना। अनुभवगामी में तर्क लगता ही है, प्रमाणित करने के लिए तर्क लगेगा, है ना। बढ़िया। आई थिंक अपने को कॉन्सेप्ट ओवरऑल स्पष्ट है। बढ़िया। कल जहाँ पे रुके थे वहां पे हम प्रजा तक पहुंच गए थे, फिर उस या कहाँ तक पहुंचे थे? पेज नंबर 111 111 पर पहुंच गए थे, है ना। उत्पादन से अधिक उपभोग। तो मैं पढ़ता हूं। उत्पादन से अधिक उपभोग, प्रयास एवं प्रवृत्ति समाज शोषक सिद्ध है तथा मात्र अवसरवादिता ही है। न्यायवादी व्यवहार से आवश्यकता से अधिक उत्पादन व समाज न्याय का पोषक होना सिद्ध है। अवसरवादी व्यवहार में पर धन, पर नारी तथा पर पीड़ा का समाविष्ट होना आवश्यक है, जिसके लिए अमानवीयतावादी मानसिकता, भाषा, प्रसारण, प्रकाशन तथा प्रदर्शन अनिवार्य है, जिससे भ्रामकता का तथा विलासिता का ही प्रचार होता है, जो मानव कुल को असंतुलित, व्याकुल तथा त्रस्त किए हुए है। तो ये आज की सिचुएशन को बताता है ना। मानव गलती करने का अधिकार लेकर तथा सही करने का अवसर एवं साधन लेकर जन्मता है। एक अच्छा सूत्र अपने को मिलता है, इस पे अपन थोड़ा चर्चा भी किए थे। उपरोक्त अनुसार मानव को न्यायवादी बनाने हेतु तथा न्याय में निष्ठा उत्पन्न करने हेतु उसे स्वभाववादी बनाने की व्यवस्था व शिक्षा संस्कार का योगदान आवश्यक है। भ्रांति ही अवसरवादिता में आसक्ति का कारण है। भ्रांति मात्र आरोप ही है। आरोप का मतलब जो चीज स्वभाव ना हो वो आरोप है, मतलब वो हमारा नेचुरल नहीं है ना। वो हमको स्वीकृत नहीं है, तो वो हमारे ऊपर
बेसिकली एक प्रकार से आरोप है, आरोपण है। भ्रांति के विपरीत में निर्भ्रमता है। निर्भ्रमता ही न्याय का कारण है। निर्भ्रमता के फलस्वरूप समाधान, मनोबल, सुख, कर्तव्य में निष्ठा, स्नेह, अनुराग, शांति, संतोष, प्रेम, सहजता, सरलता, उत्साह, आह्लाद तथा आनंद सहज उपलब्धि है। यह सब अनन्य रूप में संबद्ध है। समाधान, क्यों कैसे की पूर्ति तथा अथवा क्रिया से अधिक ज्ञान की समाधान संज्ञा है। तो क्यों कैसे की पूर्ति तो समझ में आता है ना। क्रिया से अधिक ज्ञान मतलब कि जितना हमारे को करना है उससे ज्यादा का ज्ञान हमारे पास में मौजूद है ना। तो ये ज्ञान की भी एक समृद्धि होती है, अपने अंदर एक समझ की समृद्धि होती है ना। तो वो एक बात तो होती है ना, जो जितना जान पाता है उतना चाह नहीं पाता, जितना चाह पाता है उतना कर नहीं पाता। तो जानने की जगह में हम समृद्धि रहती है, जानने की जगह में हम संपूर्ण अस्तित्व रहता है। तो हमारे अंदर एक मतलब भरा हुआ स्थिति रहती है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, ये भाव अपने अंदर बना है ना। मनोबल, केंद्रीकृत मन स्थिति अर्थात समझदारी को प्रमाणित करने में मनोयोग स्थिति की मनोबल संज्ञा है। केंद्रीकृत मन जिसको मतलब अनुभव मूलक मन को कह रहे हैं, है ना, उसको अपन केंद्रीकृत मन कह रहे हैं। सुख, न्याय में दृढ़ता की सुख संज्ञा है। कर्तव्य में निष्ठा, उत्तरदायित्व का वहन ही कर्तव्य में निष्ठा है। स्नेह, न्याय, धर्म एवं सत्य की निर्विरोधिता ही स्नेह है। अनुराग, निर्भ्रमता से प्राप्त आप्लावन की अनुराग संज्ञा है। शांति, वेदना विहीन वैचारिक स्थिति। आप्लावन का मतलब होता है, जैसे इंग्लिश में बोलेंगे तो इनंडेशन, जैसे बाढ़ आ जाता है ना, वैसे है ना। कोई एक ऊपर की क्रिया से नीचे की क्रिया पूरी तरह से प्रभावित हो गई, जैसे बुद्धि में आप्लावन है ना। तो चित्त बुद्धि जो है वो आत्मा से पूरी तरह से प्रभावित हो गई, ये आप्लावन की क्रिया है। पूर्णतः प्रभावित हो जाना, हाँ, मतलब भौतिकता में भर जाना रहेगा, है ना। तो ऐसा है। संतोष, अभाव का अभाव, समृद्धि, समाधान अथवा अभाव से अभावित चित्रण, विचार, संपन्नता। प्रेम, दिव्य मानव, देव मानव की सानिध्यता, सामीप्यता, सारूप्यता तथा सालोक्यता प्राप्त करने हेतु अंतिम संकल्प की प्रेम संज्ञा है। दया, कृपा, करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति ही प्रेम है। तो मैं इसको ऐसा मान रहा हूं कि अनुभव की स्थिति में प्रेम की बात हो रही, जो अंतिम संकल्प बन रहा है ना। अवधारणा अध्ययनगामी विधि से जो है संकल्प क्रम से बन रहा है, और जो है ये पूरा हो रहा है जब अंतिम संकल्प जब बन रहा है, तब देव मानव, दिव्य मानव की योग्यता जो है वो स्थापित हो रही है।
आलोक का मतलब होता है ज्ञान, है ना। सालोक्यता मतलब उनके जैसा ज्ञान, है ना, उनके जैसा रूप, उनके जैसा, उनके पास में होना, उन, है ना, इसी तरह का अर्थ बन रहा है। ये परंपरागत भक्ति वाली भाषा है ना। तो बाबा जी ये बताते थे तदाकार, तद्रूप, सानिध्य, सामीप्य, सारूप्य, सालोक्यता जो है नारद भक्ति सूत्र में इनका प्रयोग किया गया है। तो इनको नए तरीके से परिभाषित कर दिया गया है ना। हाँ, ये आप बहुत अच्छा करते हैं, बिल्कुल बताइए। देखिए ऐसा ही होना है। हो गए अभी। अच्छा धरती पर सर्व मानव देव चेतना संपन्न होना, सालोक्यता का अर्थ। बिल्कुल। और भी है, धरती पर सर्व मानव देव चेतना संपन्न होना। बाकियों का नहीं है परिभाषा, सारूप्यता वगैरह का। सानिध्यता मतलब देव मानव के समीप रहना, और सामीप्यता मतलब जीवन मतलब जीवन रूप में समीप आना, और सारूप्यता मतलब जागृति, दृष्टापद, प्रतिष्ठा, सहज परंपरा। तो ऐसा लगता है कि सानिध्यता से ज्यादा सूक्ष्म सामीप्यता है ना। सानिध्यता मतलब फिजिकली पास आना, सामीप्यता मतलब विचार रूप में भी पास, है ना, एक अर्थ में होना, है ना। और फिर उसके बाद सारूप्यता, सारूप्यता का क्या बताया? जागृति, दृष्टापद, प्रतिष्ठा, सहज परंपरा, है ना। तो ये एक उससे और अधिक हो गया, विचार से ज्यादा दृष्टापद में आ गए। और सालोक्यता में देव मानव चेतना के रूप में आ गए। हाँ, बढ़िया। सहजता, जागृति सहज मानसिक वैचारिक चिंतन स्थिति में संगीत है, उसकी सहजता संज्ञा है। रहस्यता से रहित जो मानसिक स्थिति है, उसकी सहजता संज्ञा है। सरलता, जागृति सहज स्वभावपूर्ण व्यवहार की सरलता संज्ञा है। कायिक वाचिक मानसिक रूप में नियमों को वचन पूर्वक प्रमाणित करना। आडंबरहीनता अथवा दिखावा रहित व्यवहार की सरलता संज्ञा है। सरलता का कैसे अभ्यास करेंगे हम सरल हो जाएं, इसका अभ्यास कैसे करेंगे? हाँ, अन्य में गुरु मूल्यन पूर्वक हम सरलता होते हैं। दूसरों की अच्छाई देखने से हम में सरलता आ जाती है। एक अपने को अध्याय 16 में मिलता है ये सरलता की परिभाषा। सरलता एक बौद्धिक नियम है ना। तो पेज नंबर आगे चलते हैं, वो मुझे काफी अच्छी लगी परिभाषा। पेज नंबर 132 में लास्ट लाइन देखिए। सरलता है दिखावा रहित स्पष्टता। जीवन में अन्यों में गुरु मूल्यन, है ना, मूल्यांकन। जैसे मैं आपकी कुछ श्रेष्ठता देखा, जैसे आप
की एक श्रेष्ठता पहचाना, आप हर जगह परिभाषा को देख के अर्थ को पहचानते हो, है ना, है ना। तो ये एक गुरु मूल्यन है ना। तो क्या होता है, हम किसी की श्रेष्ठता को पहचानते हैं तो उसका कुछ गुण हम में भी रब ऑफ हो जाता है, आ जाता है ना। ध्यानाकर्षण होता है और अपने में सरलता आ जाती है। नहीं तो उसका विपरीत होता है अभिमान, वो है दिखावापूर्ण जीवन, अपने में अधिमूल्यन, है ना। तो जहां हम श्रेष्ठता को पहचानते हैं वहां हम सरल होते जाते हैं, दूसरों की श्रेष्ठता, है ना। एक अपने को सूत्र भी मिलता है मानव व्यवहार दर्शन में, पर गुण गणना से स्वयं के दुर्गुणों का नाश होता है ना, स्व विकास होता है ना। बड़े मतलब क्या है, प्रैक्टिकल सी एडवाइस है ना। आनंद सहअस्तित्व में अनुभूति की आनंद संज्ञा है। पूर्णता सर्वतोमुखी समाधान संपन्नता ही पूर्णता है। निर्भ्रमता न्याय धर्म एवं सत्यतापूर्ण व्यवहार, भाषा, भाव, बोध, संकल्प व अनुभूति की निर्भ्रमता संज्ञा है। तो व्यवहार सबसे स्थूल हुआ, उससे सूक्ष्म भाषा हुई, उससे सूक्ष्म भाव हुआ, उससे सूक्ष्म बोध हुआ और उससे सूक्ष्म अनुभूति हुई, है ना। विचार का प्रतिरूप ही भाव, भाषा और व्यवहार के रूप में परिलक्षित होता है। न्याय धर्म एवं सत्य अनुभूति योग्य क्षमता से व्यवहार, भाव व भाषा संयमित और परिमार्जित होता है। तो न्याय धर्म सत्य की अनुभूति से व्यवहार, भाव और भाषा, ये तीनों जो हैं संयमित और परिमार्जित होता है। परिमार्जित मतलब रिफाइन होता है। पवित्र विचार सहअस्तित्व ही पवित्र विचार है, जिससे न्यायवादी व्यवहार प्रतिष्ठित है, अन्यथा अवसरवादी व्यवहार अप्रतिष्ठित है। अप्रतिष्ठित मतलब अवसरवादी व्यवहार होता है पर उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि अवसरवादी व्यवहार है, उसकी मान्यताएं परिवर्तनशील होती हैं, तो उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो पाती है ना। वो स्वीकृत नहीं हो पाता, इसलिए उसकी प्रतिष्ठा नहीं हो पाती। अवसरवादिता पर ही संयमता, नियंत्रण तथा सुधार का अधिकार जागृति पूर्वक प्रमाणित होता है। अवसरवादिता पर संयमता, तो हम जब जागृत होते हैं तो हमारी संवेदनाएं संयमित हो जाती हैं, तो उस अर्थ में अवसरवादिता पर संयमता होती है। उसका नियंत्रण और सुधार मतलब अन्य में भी सुधार का अधिकार जो है जागृति पूर्वक प्रमाणित होता है।
मौका परस्त है ना, मतलब अपने संवेदना की अनुकूलता के लिए हम देख रहे हैं, है ना कि किसी नियम के आधार पर हम चल रहे हैं। तो नियम अपने आप में स्थिर है, अवसर जो हैं वो परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं, है ना। तो परिस्थिति के अनुसार हम सही और गलत को ठहरा रहे हैं, वर्सेस नियम में हम स्थिर बने हुए हैं, उसके लिए जो भी परिस्थिति है वही नियम के साथ में चल रहे हैं, है ना। तो दोनों में बहुत अंतर है। देखिए, नियम के साथ भी व्यवहार जो होगा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लेकिन अवसरवादिता में नियम की स्थिरता नहीं रहेगी, विचार तक जाएगा, हम उसके जस्टिफाई करेंगे, मतलब हम अपने एक्शन को सही ठहराने के लिए कुछ विचार बनाएंगे, है ना। अवसरवादिता में ऐसे है, अनुकूलता के लिए कुछ विचार को बनाएंगे। हाँ, अवसरवादिता है। भैया कहाँ पर? यहाँ हाँ, आपने जो नियम कहा, तो नियम हम जब मानव का अध्ययन करते हैं तो उसमें जो मानव का स्वभाव बताया, वो जो धीरता, वीरता, उदारता, फिर न्यायपूर्वक जीना, जो दृष्टियाँ है प्रिय हित लाभ और न्याय धर्म सत्य की, तो अवसरवादिता में ऐसे देखेंगे कि नियम अनुसार नहीं जी रहे, तो प्रिय हित लाभ की दृष्टि, उसमें हम रुचिमूलक आस्वादन से जो हमारी प्रवृत्ति दीनता, क्रूरता की रहती है, तो उसको ही अवसरवादिता बोलेंगे, ऐसा है? ऐसा वो ही नियम है। के विरुद्ध हो गया ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस पूरे अध्याय में इस दो के ऊपर फोकस किया गया है, अवसरवादिता और न्यायवादिता, है ना। न्यायवादिता जो है वो नियम पर आधारित है, अवसरवादिता जो है वो शरीर मूलक प्रिय हित लाभ पर आधारित है ना। हाँ, आपके पास प्रिय हित लाभात्मक प्रवृत्ति पूर्वक किया गया द्रोह, विद्रोह, शोषण, युद्ध और कार्य, ये अवसरवादिता है। हाँ। और दूसरा है इसे आगे पीढ़ी को समझाना, यही भ्रमात्मक परंपरा है। हम आगे की पीढ़ी को बताते हैं बिना संघर्ष के चलेगा नहीं, है ना। सबको पीछे करना है, तुमको आगे बढ़ना है ना। तो ये एक्चुअली वो है ना। प्रत्येक मानव जन्म से ही न्याय का याचक है। न्यायपूर्ण व्यवहार प्रस्तुत करने योग्य क्षमता, योग्यता एवं पात्रता को उत्पन्न करना ही एक से अनेक मानव द्वारा किए जा रहे अनवरत प्रयास का मूल उद्देश्य है। न्यायवादी मानवों की परस्परता में सहज स्वभाव ही सामाजिकता है तथा यही मानवीयतापूर्ण समाज है। सर्व शुभ हो। बढ़िया, आगे हम पढ़ेंगे अध्याय 16। ये पोषण और शोषण से संबंधित है। तो इसमें मेनली मानव धर्म नीति और मानव राज्य नीति को बारे में बात है। हमने 4 शब्दों को लेकर हमने एक चर्चा की थी, सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था। याद है वो सबको, है ना। उसका अपने को भास का तो है कि सभ्यता का मतलब जीने का स्वरूप, संस्कृति जो है वो समय समय पर हम उसको प्रतीक रूप में व्यक्त करते हैं, उसका स्वरूप को हम संस्कृति कह रहे हैं।
विधि का मतलब नियम कानून, और व्यवस्था जो है वो हमको 5 आयामों के रूप में स्पष्ट होती है। और हमने देखा व्यवस्था का मूल रूप परिवार है, परिवार में भी ये 5 आयाम किसी स्वरूप में रहते हैं, है ना। परिवार में भी कुछ सभ्यता का स्वरूप है, कुछ संस्कृति का स्वरूप है, कुछ उसका नियम है ना। और उसी को ही हम एक्सटेंड करते हैं तो उसमें विश्व परिवार तक पहुंच सकते हैं, जिससे सार्वभौम सभ्यता, सार्वभौम संस्कृति, सार्वभौम विधि और सार्वभौम व्यवस्था तक हम पहुंच सकते हैं, है ना। तो देखें तो बाबा जी ने कुल मिला के क्या कहा है, जो कुछ भी अस्तित्व है ये सह अस्तित्व स्वरूप में है। अगर ये सह अस्तित्व हमारे बोध और अनुभव में आ जाता है तो हमारा आचरण निश्चित हो जाता है, हमारी संवेदनाएं नियंत्रित हो जाती हैं और आचरण निश्चित हो जाता है। और ये आचरण की फिर सूत्र व्याख्या उन्होंने व्यवस्था के रूप में कर दी है ना। उसको फिर ये मानवीयतापूर्ण आचरण परिवार में होगा, फिर ऐसे परिवार समूह में होगा, फिर उसके बाद ये हो, ठीक है ना। तो बस इतना ही इसका बेसिकली क्रक्स पॉइंट है। मूल में सहअस्तित्व के अनुभव में आना है और उसके आधार पर जीने का स्वरूप जो है वो व्यवस्था का स्वरूप है ना। ठीक है ना। तो आगे पढ़ेंगे, कहां से शुरू करें, आप पढ़ोगे? कोई भी मानव स्वयं का शोषण नहीं चाहता है। इकाई माइनस अनुकूलन इकाई शोषण, इकाई प्लस अनुकूलन इकाई पोषण, विकास। और एक बार बाबा जी से मैंने पूछा ये माइनस प्लस का मतलब क्या है ना। तो उन्होंने ये बोला इकाई को अनुकूल इकाई ना मिलना, है ना, बराबर। मतलब पहले मैं सोचता था इकाई में से कोई कुछ काट के निकाल लिया तो वो शोषण हो गया, वो भी होता होगा, पर उनका आशय यह है कि इकाई को अनुकूल इकाई ना मिलना, है ना। जैसे बच्चे को माँ नहीं मिलना, है ना, तो वो उसका शोषण है ना। तो उसको अनुकूल इकाई, अनुकूलता मतलब हर इकाई का जो पोषण है वो उसके वातावरण में हो रहा है, यानी परस्परता में बोल रहे हैं। हाँ, परस्परता में होता है। तो परस्परता में जब अनुकूलता मिलती है ना, तभी हमारा पोषण होता है। और परस्परता में अगर अनुकूलता नहीं होती है तो हम शुष्क हो जाते हैं, है ना। मतलब हम ऐसे अगर ऐसे वातावरण में है जहां पर हमको मूल्य, प्रयोजन, ऐसा कुछ पढ़ने को, सोचने को नहीं मिल रहा होता है, तो हम लोग फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, हमारे व्यवहार में शुष्कता आने लगती है, गुस्सा आने लगता है, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, और अलग अलग तरीके के हमारे नेगेटिव भाग बनते हैं। लेकिन जब हम ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर हमको उसको नरिशमेंट मिलता है ना, हमारी मूल चाहना को नरिशमेंट मिलता है, तो हमारा पोषण होता है। इकाई प्लस अनुकूल इकाई यानी कि अस्तित्व है और उसके नियम में पहचानना, वही हुआ ना। ऐसे जैसे मुझे, मेरे लिए अनुकूलता क्या है कि मुझे एक ऐसा वातावरण मिले जहाँ पर मुझे अध्ययन हो, जहाँ पर मेरे को ज्ञान के अर्थ में पोषण हो, जहाँ पे मेरे साथ में मूल्यों का निर्वाह हो, जहाँ पर मैं अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर पाऊँ, तो ये मेरे लिए अनुकूल इकाई है। ऐसी वो अनुकूल उसमें मेरा फ्लरिशिंग होगा, वहाँ पे मेरा मतलब पोषण होगा। मतलब हमको आप मिले, आपको मुझको आप मिले, तो ये हम एक दूसरे के लिए मतलब पोषण के अर्थ में है ना। ये एक्चुअली इसको एक्नॉलेज करने की जरूरत है। इकाई का विकास परस्परता में ही होता है ना। और मतलब अकेले में विकास नहीं होता है ना।
तो ये सहअस्तित्व की महिमा है। तो हमको ऐसा करना है कि हमारा वातावरण जो है वो अनुकूल हो जाए प्रयास पूर्वक। गुरु और शिष्य की परंपरा जैसे है। हाँ, गुरु शिष्य की परंपरा भी है, उसमें गुरु शिष्य संबंध भी एक महत्वपूर्ण संबंध है, माता पिता संबंध भी। तो गुरु शिष्य का मतलब एक नहीं है कि एक ही गुरु होगा, मतलब जिनसे भी हमको कुछ सीखने को मिलता है वो हमारे उस संबंध में गुरु है ना। तो इस तरीके से विकास और जागृति संपूर्ण सृष्टि का लक्ष्य है तथा सृष्टि में प्रत्येक जड़ इकाई की चेष्टा विकास क्रम व विकास के लिए ही है। सृष्टि में इकाई के स्वतंत्र अस्तित्व का दर्शन नहीं होता। प्रत्येक इकाई वातावरण के दबाव से शुद्ध होकर स्वतंत्र होने के प्रयास में है, साथ में वातावरण से प्रेरित रहता ही है। सृष्टि जड़ एवं चैतन्य दो स्वरूप में है। जड़ अपने त्व सहित व्यवस्था समग्र व्यवस्था में भागीदारी रूप में है, जिसका दृष्टा मानव है। चैतन्य सृष्टि में मानव इकाई के जागृति पूर्वक स्वतंत्र स्वायत्व होने की व्यवस्था है। यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ सबसे अलग होने से नहीं है। फिर स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? स्वतंत्रता का अर्थ है अपने को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना तथा सहअस्तित्व सहज व्यवस्था में संगीतमय रूप में प्रमाणित करना। फिर से बोलो। अपने को वातावरण के दबाव से मुक्त कर लेना तथा सहअस्तित्व सहज व्यवस्था में संगीतमय रूप में प्रमाणित करना। मानव इकाई में इसकी पूर्ण संभावना है तथा जागृत मानव ने स्वतंत्रता की अनुभूति भी की है। इस पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो कोई भी इकाई जो है उसके स्वतंत्र अस्तित्व का दर्शन नहीं होता, मतलब वो इंडिपेंडेंट हो, अलोन हो, आइसोलेटेड हो, इस रूप में हमको नहीं दिखता है। वो अन्य के साथ में ही है और कुछ चीजों से उसका वातावरण का दबाव है और कुछ चीजों का उसको प्रेरणा है। तो वो वातावरण के दबाव से मुक्त होना चाहता है और जो है वातावरण के साथ संगीतमयता को स्थापित करना चाहता है ना। इसको हम अपने आप में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, है ना। ऐसा अगर शोषण वाले वातावरण में है तो हम उससे क्षुब्ध होते हैं, है ना, फ्रस्ट्रेट, है ना, उससे परेशान होते हैं, है ना, कष्ट में आते हैं, है ना। प्रेरणा मतलब सहज व्यवस्था में संगीतमय, है ना। नमस्ते राजेश भैया, कैसे हैं? माता जी कैसे हैं? आए हैं साथ में? अच्छा, तो राजेश भैया का स्वागत है। बड़े मेहनत से, मतलब माता जी का उन्होंने खूब सेवा किया 4-5 दिन और उनको स्वस्थ करके ले आए हैं। बड़ी एक अच्छी बात है। हम सभी उनका भाव जो है हमको अलग दिखता ही है, कितने ध्यान से मतलब उनका ध्यान रखते हैं और माता जी भी उनके साथ बहुत खुश रहती हैं। तो बहुत बढ़िया भैया। इस अध्याय में शोषण एवं पोषण का अध्ययन मानव के संदर्भ में ही किया गया है। पोषण सहअस्तित्व के अर्थ में इसके विपरीत शोषण है। वातावरण के प्रताड़ना तथा क्षोभ से मुक्त होकर स्वतंत्र अस्तित्व की अनुभूति करना मानव जागृति की चरम परिणति है। वातावरण के प्रताड़ना
तथा शोभ से मुक्त होकर स्वतंत्र अस्तित्व की अनुभूति करना मानव जागृति की चरम परिणति है। विकास की दिशा में जो समस्त अवरोध है वो शोषक तथा सहायक समस्त तत्व पोषक है। अतः ये सिद्ध हुआ कि जागृति को अवरुद्ध करने वाली समस्त क्रियाएं शोषण है तथा जागृति को गतिशील करने वाली समस्त क्रियाएं पोषण है। तो एक इम्पोर्टेंट भाग है ना, एक मैसेज बिल्कुल क्लियर मिलता है कि जो चीज जागृति को अवरुद्ध करती है वो शोषण है। तो हमारे जो एडिक्शंस हैं, जैसे किसी को मान लो जर्दा खाने की आदत हो, या किसी को जो है ना मांसाहार करने का हो, या किसी को जो है मतलब बहुत सारे नेगेटिव हमारे अभ्यास हो सकते हैं, है ना, वो जागृति के लिए शोषक है ना। और जो भी चीजें जो हैं सही डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, जैसे स्नेह, विद्या, सरलता, ये जागृति के लिए पोषक हैं। प्रत्येक इकाई परस्परता से प्रभावित है, चाहे वह प्रभाव स्थूल हो अथवा सूक्ष्म हो। चूंकि यहाँ मानव इकाई के पोषक एवं शोषण का विश्लेषण है, अंततः हमें व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय भेद से विश्लेषण करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मानव समुदाय एक है तथा सबकी साम्य कामना सुख ही है। निरंतर सुख की उपलब्धि ही मानव का चरम विकास है तथा सूक्ष्म की स्थिति में ही मानव अपने को वातावरण के दबाव से मुक्त अनुभव करता है। सुखी मानव अन्य का पोषण करने में भी समर्थ होता है। तो देखिए ये पहली लाइन है, ये इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक इकाई परस्परता से प्रभावित है, चाहे वह प्रभाव स्थूल हो या सूक्ष्म हो। तो जागृत मानव भी एक्चुअली परस्परता से प्रभावित होता है, तभी तो वो उपकार कर पाता है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो डिटैच्ड है ना। तो परस्परता से प्रभावित होना संवेदनशीलता की महिमा है, और संवेदनशीलता जो है वो आवश्यक है संज्ञानशीलता के लिए, है ना। बिना हम संवेदनशील हुए हम जागृत नहीं हो सकते, बिना संवेदनशील हुए हम जागृति को प्रमाणित भी नहीं कर सकते। तो इकाइयां एक दूसरे के ऊपर प्रभावित होती हैं, प्रभावित करती हैं, है ना। तो ये एक सामान्य सा नियम है ना। इकाई है तो वो उसके गुण के साथ ही होगी। इसी आधार पर जागृत मानव से हम प्रभावित होते हैं, है ना। तो बेसिकली हम जागृत मानव भ्रमित व्यक्ति के भ्रम से प्रभावित नहीं होता है, लेकिन उसकी जागृति की कामना को वो एक्नॉलेज करता है ना, और वहां से वो उससे जुड़ता है। दृष्टि उसमें सही की होती है ना। तो आदर्शवादी विधि में इस प्रकार से बताया गया कि हमको संसार में कुछ भी चल रहा है उसके साथ असंग विधि से रहना है ना। मतलब उसके साथ हमको आइडेंटिफाई नहीं करना है, साथ में रहते हुए भी हमको उसके साथ में अलग रहना है ना। तो वो आदर्श जो है वो व्यवहारिक नहीं हुआ, है ना। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि साथ में रहने जो है वो पूरकता का निर्वाह करने से ही साथ में रहना सफल हो सकता है।
है ना, वो मतलब डिटैच होकर हम साथ में नहीं रह सकते, है ना। आप सोच के देखिए, एक माँ जो है डिटैच विधि से किस तरीके से अपने बच्चे के साथ रहेगी। तो व्यवहार में पूरकता का निर्वाह होने से ही उस संबंध में सामरस्यता हो सकती है। भैया सामाजिकता में ये पॉसिबल है। कुछ लोग जैसे जंगल में जा कर के अपनी साधना करते हैं अकेले अकेले ही, तो वो जागृति को पा सकते हैं। बाबा जी साधना कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि एक समय में मैं अहंकार की चरम स्थिति में पहुंच गया था। तब एक मेरे पास में ऐसा लिखा हुआ सा आ गया कि जो मानव से प्रेम नहीं कर सकता वो ईश्वर से भी प्रेम नहीं कर सकता, है ना। तो उससे उस अहंकार की स्थिति में वो किसी से बात नहीं करते थे, कोई मतलब किसी ने कुछ बोला तो उत्तर दे दिया, नहीं तो अपने में बेसिकली बैठे हैं। तो इस प्रकार से व्यवहारिकता को उनकी शून्य हो गई थी। ये समाधि से पहले की बात है। तो जब ये आया तब उन्होंने एक्चुअली अपने व्यवहार में परिवर्तन किया और लोगों से उनका हालचाल पूछना, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं, और वो सब चीजों को किया प्रयास पूर्वक। और फिर जाके उनको बेसिकली तो इवन समाधि की स्थिति भी जो है वो बिना सामाजिकता के नहीं हो पा रही है, बिना मानव के साथ में जो है व्यवहार के रूप में एक सामरस्यता, एक पूरकता को पहचाने हुए जो है वो नहीं बन पा रहा है ना। भैया समाधि की बाद की बात कर रहे हैं आप या पहले की? समाधि से पहले। हाँ, समाधि से पहले वो मीन्स किसी से बात नहीं करते थे ऐसी स्थिति में? हाँ, मतलब उस समय साधना में रहते थे, 14-18 घंटे अपने में ही रहते थे। बोल रहे थे कि उस समय ऐसी स्थिति में मतलब अहंकार की चरम स्थिति में पहुंच गया था, ऐसा उन्होंने कहा। तो वो समाधि की दौरान हुआ ना? पहले ध्यान आदि की स्थिति में, साधना की स्थिति में, हाँ मतलब उसके पहले की स्थिति में। हाँ, इस समाधि से पहले अगर वो अहंकार हम जिसे बोलते हैं, हो सकता है वो अपने आप का ध्यान कहीं मतलब विचलित ना हो, तो वो शांत रहना चाहते हैं और शायद मेरा ऐसा समझ आती है मुझे कि वो खुद को अपने आप में रखना चाहते हैं, तो डिस्टर्ब नहीं हो बाहरी चीज़ों से। ऐसा ही है एक्चुअली। एक बार मैंने बाबा जी से पूछा था ये प्रोसेस क्या है बिल्कुल आपका साधना का जी। तो उन्होंने कहा कि किसी वस्तु के ऊपर हमारी धारणा बनाते हैं जी। धारणा मतलब हमारा जो फोकस है, हमारा जो विचार है वो केवल उसकी सीमा में ही रहे, उससे बाहर ना जाए, ये अभ्यास होता है ना। उससे पहले की भूमियां हैं ही, है ना, जो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, है ना, यम नियम, ये सब जो है इनको क्रॉस करने के बाद में जो है धारणा की जगह बन रही है, जिसमें मन को एक्चुअली कंट्रोल करने की बात हो रही है ना। तो मन को एक्चुअली एक प्रकार से मान लो किसी मंत्र के आकार में या किसी मूर्ति के आकार में या कुछ इस तरीके से उसको एकत्रित करने की बात है। फिर ध्यान में क्या है, उसके किसी एक बिंदु के ऊपर फोकस कर दिया जी, है ना। जैसे देवी है तो उनके मस्तक के ऊपर या उसकी किसी प्रकार से उसको और कंसंट्रेट कर लिया, तो ध्यान में वो और समाधि में वो बिंदु भी नहीं रहता और बिंदु का अर्थ शेष रह जाता है। बिल्कुल है ना, ऐसा एक भाषा का प्रयोग है। और इस तरीके से चाहे किसी भी चीज पर धारणा की हो, अंत में एक ही जगह समाधि के अंदर पहुंचते हैं जहां पे निर्विचार स्थिति में होते हैं। एग्जैक्टली। तो ये एक प्रकार से इकाई को हम अपने
कंसिडरेशन से शून्य करते शून्य जा रहे कर हैं। देते ये अपने चित्त में कोई इकाई बचती नहीं है, और ये एक सिस्टमैटिक मेथड है ना। एक सिस्टमैटिक तरीके से अपने शरीर, अपने सांस, अपने आचरण, उससे पहले और फिर उसके बाद में अपने बुद्धि तक एकत्रित करके हम ले जा रहे हैं। जी भैया, है ना। थैंक यू। तो ऐसा है। आगे पढ़ेंगे। हाँ, सुख एक बौद्धिक स्थिति है। जीवन बल व शक्तियों की संगीतमयता व एक सूत्रता ही सुख है। सर्वमानव समाधान पूर्वक सुखी होता है। मानव ने बौद्धिक समाधान तथा भौतिक समृद्धि से सुख की कामना की है। यह उल्लेखनीय है कि जीवन परमाणु सर्वोच्च विकसित पद है। बौद्धिक समाधान के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक तत्व भय है। मानव कुल तीन प्रकार के भय से पीड़ित हुआ है: प्राकृतिक भय, पाशविक भय तथा मानव में निहित अमानवीयता का भय। मानव का मानव से भय परधन, परनारी, परपुरुष तथा परपीड़ात्मक व्यवहार के कारण है। यही मानव में निहित अमानवीयता का भय है। परधन, परनारी, परपुरुष एवं परपीड़ात्मक व्यवहार से द्वेष, आतंक, हिंसा एवं प्रतिहिंसा उत्पन्न होती है। उपरोक्त तीनों से कुल 4 प्रकार से मानव भयभीत है: पद भय, मान भय, धन भय, मृत्यु भय। भौतिक समृद्धि के लिए मानव के पास केवल 3 ही अर्थ है: तन, मन एवं धन। भ्रमित मानव ने तन, मन एवं धन के नियोजन से ही प्राप्त प्राकृतिक ऐश्वर्यों को उपयोग तथा भोग करते हुए प्राकृतिक भय, पाशविक भय तथा मानव में निहित अमानवीयता के भय से मुक्त होने की कामना की है। ये ठीक है? दूसरी बार पढ़ो। बढ़िया। भय से निवारण हेतु समुदाय रूपी सामाजिकता की कामना मानव ने किया। सामाजिकता का अर्थ ही है संबंध एवं संपर्क का निर्वाह। संबंध एवं संपर्क के निर्वाह के लिए आधारभूत प्रेरणा स्रोत 4 हैं: सभ्यता, संस्कृति, व्यवस्था, विधि। सभ्यता, संस्कृति, व्यवस्था और विधि पूर्वक मानव ने प्राप्त अर्थ का नियोजन करते हुए सुख की अनुभूति की कामना की है। छोटी से लेकर बड़ी इकाई तक ने अर्थ का उपयोग और उपभोग करते हुए सुखी होने का प्रयास किया है, पर जब एकाकी प्रयोग से उसे सुख की उपलब्धि नहीं हुई तो समाज का गठन हुआ तथा ऐसे गठित समाज में संपर्क एवं संबंधों के निर्वाह के लिए नियम स्वीकृत हुए। इन नियमों का सभ्यता एवं संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करने का प्रयास किया गया तथा इन्हें आवश्यकीय तथा अनावश्यकीय नियमों के रूप में माना गया। साथ ही इन्हें ऐसा ही मानने और प्रयोग करने हेतु प्रेरणा देने के लिए व्यवस्था और विधि का जन्म हुआ। बढ़िया, कितना अच्छा लगा कि सभ्यता, संस्कृति, विधि, व्यवस्था जो है मानव के इतिहास में कैसे बन गई और इसकी शुरुआत कैसे हुई। मानव जो है जीव चेतना में भयभीत रहा ही
और भय से निवारण हेतु ही उसने सामाजिकता की कामना की, है ना। तो जीवों में भी समुदाय देखा जाता है, तो वो भी एक्चुअली ग्रुप्स में कुछ जानवर रहते हुए दिखाई देते हैं। तो वैसे ही मानव ने भी जो प्राकृतिक भय, पाश्विक भय, इनसे बचने के लिए हडल के अंदर रहने का, यानी एक दूसरे के साथ में रहने में, कि अगर हमारे पास में कोई बड़ा सिंह जानवर आ जाता है तो हम मिलके उसको, है ना, मार सकते हैं। इसलिए बेसिकली उसने सामाजिकता की कामना की, सामुदायिकता की कामना की। और धीरे धीरे जो है सही और गलत को पहचानने के नियम स्वीकृत हुए, और उसको हम कलेक्टिवली कैसे करेंगे उसके लिए सभ्यता और संस्कृति जो है उसकी विकसित हुई। और उसके फिर धीरे धीरे सिस्टम्स बना लिए गए, और सिस्टम्स पहले कबीले और इस रूप में बने, फिर ज़्यादा और आगे चल के वो राज व्यवस्था के अंदर और सिस्टमेटिक होते चले गए, है ना। फिर जो नदियों के किनारे सभ्यताएं बनने लगी तो सोच विचार और विकसित हुआ, और धर्म और राज्य की परिकल्पनाएं आ गई, है ना। तो हम ये देखते हैं कि शुरुआत जो है वो भय से मुक्ति की कामना से ही हुई, सामुदायिकता ही सामाजिकता के रूप में हुई, है ना। तो ये हमको एक कॉन्टेक्स्ट, है ना, जानवरों का, जंगली जानवरों का, है ना। हाँ, कह सकते हैं प्राकृतिक भय मतलब, है ना, जैसे कि बाढ़ आ गई, है ना, तेज तूफान आ गया, है ना, मतलब कह सकते हैं दोनों एक ही है, मतलब बताने का तरीका है और कुछ खास बात नहीं है। मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद के प्रकाश में संस्कृति सम्मत विधि व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त अर्थ, तन, मन और धन के सदुपयात्मक नीतियों का निर्धारण हुआ तथा इन्हें धर्म नीति की संज्ञा दी गई। धर्म नीति मानव का वैभव है। सामाजिकता एक सूत्रता को बनाए रखने के लिए तथा अमानवीयता से मुक्ति के लिए, जिससे मानव को प्राप्त अर्थ, धन, मन और धन की सुरक्षा भी होती हो, ऐसी राज्य नीति अध्ययन गम्य हुई। सामाजिक इकाई होने के कारण एक मानव के तन तथा धन की सुरक्षा के साथ परिवार, समाज तथा राष्ट्र की सुरक्षा स्वयमेव सिद्ध है। यह उसी स्थिति में संभव तथा व्यवहार्य है जब मानव से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जीवन में एक सूत्रता हो। बिल्कुल। तो हम ये कह रहे हैं कि अब ये संस्कृति सम्मत विधि व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए सदुपयोग और सुरक्षा की नीतियों का निर्धारण किया, है ना। और जो हम ये कह रहे हैं सदुपयोग और सुरक्षा को के लिए एक प्रकार की व्यवस्था का परिकल्पना दी गई, जिसको बोला परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। तो परिवार में जो पहले जो है धर्म और राज्य जो है शासन के रूप में रहा, है ना, धर्म गद्दी और राज्य गद्दी के रूप में रहा। अब ये धर्म और राज्य को परिवार के अंदर इंटीग्रेट कर दिया, है ना, और परिवार में सभा बनाकर राज्य का स्वरूप बना लिया, है ना, और परिवार के जीने में धर्म का स्वरूप बना लिया, है ना। तो इस तरीके से जो शासन के स्थान पर व्यवस्था का स्वरूप बन गया, है ना। राज्य नीति से साकार होने वाली उपलब्धि के मूल तत्व हैं स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष और दया में निष्ठा एवं विश्वास का स्थापना तथा परधन, परनारी, पर पुरुष और पर पीड़ात्मक व्यवहार से मुक्ति। वैचारिक पक्ष के परिमार्जन से तथा विकास से ही
पर धन, पर नारी, पर पुरुष एवं पर पीड़ा युक्त व्यवहार का उन्मूलन संभव है। विचार का परिमार्जन केवल इससे श्रेष्ठ व्यक्ति के प्रभाव में आने पर ही संभव है, क्योंकि यह नियम है कि अविकसित विकसित के सानिध्य में ही विकास की प्रेरणा पाता है और विकास को प्राप्त करता है। विचार पक्ष का परिमार्जन मात्र चित्त के प्रत्यावर्तन से ही संभव है, जिससे वैचारिक पक्ष में मानवीयता के प्रति आदर का भाव उत्पन्न होकर तदनुरूप व्यवहार संभव है। तो ये लिखा, मेरा ध्यान इस पर गया, विचार का परिमार्जन केवल अपने से श्रेष्ठ, है ना, शक्ति के प्रभाव में आने पर ही संभव है, क्योंकि ये नियम है कि अविकसित विकसित के सानिध्य में ही विकास की प्रेरणा पाता है और विकास को प्राप्त करता है। आगे बढ़े। हाँ, राजनीति का क्षेत्र अर्थ की सुरक्षा से अधिक संबंध होने के कारण इसका संबंध भौतिक वस्तुओं से अधिक है। अतः इसका धर्म नीति के आश्रय में होना अनिवार्य व अपरिहार्य है। अंतर्राष्ट्रीय नीति से राष्ट्रीय नीति को प्रेरणा व दिशा, राष्ट्रीय नीति से सामाजिक नीति को प्रेरणा व दिशा, सामाजिक नीति से पारिवारिक नीति को प्रेरणा व दिशा और पारिवारिक नीति से मानवीयतापूर्ण आचरण के लिए प्रेरणा व दिशा प्राप्त होती है। ये हमको स्पष्ट है ना, ये किस चीज को अंतर्राष्ट्र कह रहे हैं, किसको राष्ट्र कह रहे हैं, किसको समाज कह रहे हैं, किसको परिवार कह रहे हैं, हमको उसका भास क्लियर है। अंतर्राष्ट्र मतलब पूरा विश्व, है ना। राष्ट्र मतलब एक स्थान, जैसे भारत एक राष्ट्र है ना। और फिर उसके बाद में उसमें समाज और उसमें परिवार, है ना। तो हर स्तर के ऊपर जो है एक सूत्रता की बात कर रहे हैं। इसकी भिन्न पद्धति से भी नीति निर्धारण होता है, जिससे कि मानव समाज के लिए व्यक्ति की महत्ता तथा व्यक्ति के लिए मानव समाज की महत्ता प्रतिपादित होती है। इसके साथ ही व्यक्ति से लेकर संपूर्ण मानव समाज की एक सूत्रता का महत्व भी हृदयंगम होता है। जागृति विधि से अंतर्राष्ट्रीय नीति में अखंडता व सार्वभौमता की नीति, राष्ट्रीय नीति में विधि यानी न्याय की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए व्यवस्था, सामाजिक नीति में स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष तथा दयापूर्ण कार्य व्यवहार की नीति और व्यक्तिगत जीवन में समझदारी संपन्न नीति से ही पोषण संभव है। संबंध एवं संपर्क के विषय में एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है। इन दोनों में दायित्व का निर्वाह आदान प्रदान के आधार पर होता है, परंतु दोनों में भेद यह है कि संबंध की परस्परता में प्रत्याशाएं पूर्व निश्चित रहती है तथा इसके अनुरूप ही आदान प्रदान होता है। संपर्क में आदान एवं प्रदान परस्परता में पूर्व निश्चित नहीं रहता, इसलिए संपर्क में आदान व प्रदान क्रियाएं ऐच्छिक रूप में अवस्थित है। संबंध दायित्व प्रदान एवं संपर्क कर्तव्य प्रदान है। संपर्क में परस्परता में स्वधन, स्वनारी, स्वपुरुष, दयापूर्ण कार्य व्यवहार की अपेक्षा रहती ही है। मानव अथवा इससे विकसित तक ही संबंध है, जबकि समस्त इकाइयां परस्पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में ही है
प्रत्यक्ष मतलब सामने, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्याशा। कहाँ पर? प्रत्याशाएं मतलब उनसे हमको एक्सपेक्टेशंस क्या है। जैसे बच्चे की माता पिता से कुछ एक्सपेक्टेशन है, माता पिता की बच्चों से कुछ एक्सपेक्टेशन है, ये पूर्व निश्चित है। लेकिन हम ट्रेन में साथ में जा रहे हैं तो हमारे एक दूसरे के वो हमारा संपर्क है ना, वो पूर्व निश्चित नहीं है, वो वहां पर डिटरमिन हो रही है। वहां पर भी एक्सपेक्टेड तो ये है कि हम मानवीयतापूर्ण आचरण ही करेंगे, है ना। लेकिन हमें वहां क्या आदान प्रदान करना है, मान लो किसी को प्यास लगी है या कोई संकट में है, तो हम उसको आवश्यकता के अनुसार जो है अपने मतलब अपना योगदान कर सकते हैं, है ना। जैसे एक बार मैं बाबा जी के पास में बैठा था अमरकंटक में, कहा कि रात के मतलब बजे होंगे 10-1 बजे होंगे। मैंने कहा कि बाबा जी अभी मतलब अमरकंटक में ही इतने कुछ लोग हो सकते हैं जिन्होंने खाना नहीं खाया हो, मिला ना हो, तो हम कैसे मतलब आराम से बैठ सकते हैं, है ना यहाँ पर। तो उन्होंने कहा देखो ये व्यवहारिक नहीं होगा इस तरीके से, है ना। सभी लोग जो हैं उनको वो मतलब आप अदरवाइज वही काम करने लगो, कंबल बांटने निकल लो और उसी का ही कार्यक्रम बने और उन लोगों को वही सब करना है। तो मेरे को ये मेरा जो काम है वो एक्चुअली है सभी जो है समझदार समाधानित समृद्ध हो सके और उस काम में मैं लगा हुआ हूँ। नहीं तो हम एक प्रकार से समाज सेवा का जिसको हम कहते हैं वो वाले काम में लग जाएंगे और उससे कोई परिवर्तन होगा ये बहुत स्पष्ट नहीं होता है ना। जिनकी दीनता की प्रवृत्ति है उसमें सुधार नहीं होगा, वो उस चीज को ले लेंगे और पुनः भीख मांगने पहुंच जाएंगे। हाँ, तो जिस बदलाव को वो देखना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि संपूर्ण मानव जाति जो है वो समझदार होकर समाधान समृद्धि के स्वरूप में आए, है ना। किस चीज को? यहाँ जो दिया है ना, पर पीड़ात्मक व्यवहार से मुक्ति। हाँ। कब के यही सोच रही थी, पर पीड़ात्मक व्यवहार किसे बोलेंगे? तो किसी को हम दीनहीन बना रहे हैं, समझदार नहीं बना रहे, किसी को पीड़ा दे रहे हैं, कष्ट पहुंचा रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, वो पर पीड़ात्मक व्यवहार है ना। दयापूर्ण व्यवहार क्या है कि हर किसी को भी उसके विकास के क्रम में अवस्थित करना और उसमें हस्तक्षेप ना करना बल्कि सहयोगी हो जाना, ये दयापूर्ण व्यवहार है ना। हम किसी को भी जबरदस्ती जागरूक नहीं कर सकते। तो अभी आपने जो बताया कि भाई कंबल बांट रहे, अगर हम उसकी समझदारी में उसकी समझदारी के अर्थ में कुछ कार्य नहीं कर रहे तो उसमें कुछ बदलाव तो आता नहीं है, वो दिन ही बन रहा है। ठीक बात है। तो भी पर पीड़ात्मक कार्य तो हुआ। हाँ, मेरे ख्याल से वो पर पीड़ात्मक तो नहीं हुआ, है ना। दयापूर्ण कार्य व्यवहार का भी कुछ क्रम होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि आप सारे समय इधर से उधर भाग रहे हैं, कुछ स्थिर रह के ही क्रम से ही बनेगी गति, है ना। किसी चीज को स्थिर रहकर ही, मतलब हम जो है संसार में किसी को जागृत नहीं बना रहे हैं। मान लो हम यहाँ पे इसी जगह पे 1000 लोग रहते हैं इस गांव में, हम उनके पास जा जा के बातें नहीं कर रहे हैं तो हम उनको पीड़ा पहुंचा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। हाँ, और अगर कोई दुखी है तो वो हमारे साथ उसका दुख शेयर कर रहा है तो हम भी दुखी हो जाते, तो उसको कैसे समझे? देखिए, संवेदना तो होती है ना। कोई
कोई अपने दुख को व्यक्त करता है तो उसके साथ हम एम्पैथाइज करते हैं। तो एक तो है हम भी दुखी हो जाएं, और एक है कि हम उसका जो है उसके दुख से निकलने के लिए अगर कुछ रास्ता बता पाए, है ना। कभी कभी उसकी उम्मीद ये नहीं होती है हमसे कि हमको वो हमसे रास्ता सुनना चाहते हैं। कभी उनकी उम्मीद केवल हमसे ये है कि हमको वो कुछ अपनी बात को कहे, हम उसको कोई सुन ले। तो वो भी एक दयापूर्ण व्यवहार का ही एक भाग है ना। जब कोई एक्चुअली हमसे सुनना चाहता है तभी उसको सुनाया जाए, है ना। ठीक है ना। तो हमारी स्वीकृति रहती है कि हाँ इनसे हमको कुछ मिलेगा, तभी वो बेसिकली उस अर्थ में बताना चाहिए। नहीं तो वो बेसिकली उल्टे घड़े के ऊपर पानी डालते हैं ना, वैसा हो जाता है, ग्रहण नहीं होता है ना। तो मतलब मैं भी अशोक भैया से कुछ समय पहले बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि एक्चुअली हमारे अभी क्या है, संवेदनशीलता में हम लोग एक दूसरे को पूरा सुन भी नहीं पाते, है ना। तो पहली बात जो है हम दूसरे को पूरा सुन पाए, है ना, तब जाके जब वो खाली होता है तब उसमें अगर हम किसी जगह पे निर्देश कर पाते हैं तो मदद होती है ना। हम पहले से ही ज्ञान अपना देना शुरू कर देते हैं तो वो ग्रहण नहीं होता है ना। पहले दूसरे का सुने, फिर उसकी आवश्यकता जो है पहचान में आए, वो हमसे कुछ सुनना चाहे, तब फिर उसको कुछ हम बता पाए, तब ये कम्युनिकेशन सार्थक होता है ना। तो ये एक बेसिकली सामान्य सी बात है, बट ये कम्युनिकेशन का एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है। हाँ भैया, एक बार दायित्व और कर्तव्य को थोड़ा सा आप रखिए। दायित्व का मतलब है कि हमें कुछ देना है ना। हम किसी चीज के लिए दायी हैं। कहाँ से आपने पूछा? हाँ, हम किसी चीज के लिए दायी हैं, है ना। ये हमें कुछ देना है। कर्तव्य का मतलब हमें कुछ करना है ना। तो मैं इसको इस तरीके से देखा हूँ कि माता पिता जो हैं वो बच्चे के प्रति दायी हैं, और फिर उसके बाद बच्चों का माता पिता के प्रति उसके बदले में कर्तव्य बनता है ना। इस तरीके से ये दायित्व और कर्तव्य की जो पोजीशनिंग है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ऐसा मुझको लगता है ना। यहाँ पर जिस तरीके से बताया है कि संबंध जो है वो दायित्व प्रधान होते हैं और संपर्क जो है वो कर्तव्य प्रधान होते हैं। तो दो तीन कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देख सकते हैं, है ना। तो ये तो दिखता है कि संबंध में अपेक्षाएं जो हैं वो पूर्व निश्चित हो रही हैं, संपर्क में परिस्थिति के अनुसार निश्चित हो रही है ना। और दोनों में मानवीयतापूर्ण आचरण हमसे अपेक्षित है ना। तो सभी मानवों के साथ में हमारा संपर्क तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली बना ही हुआ है ना। लेकिन कुछ के साथ हमारा संबंध बना हुआ है। जैसे बाबा जी का भी उनके परिवार के साथ में बना है, उनको पढ़ाना लिखाना है, उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी है, तो इकाई हमेशा सीमित ही होगी, वहां पर दायित्व होगा, बाकियों के साथ में वो कर्तव्य होगा, है ना। तो कुछ चीजों को हम जो है दायित्व अपना स्वीकारते हैं। जैसे उन्होंने अपना दायित्व स्वीकारा कि ये जो दर्शन जो है इसको मानव जाति को समर्पित करना है ना। तो ऐसे हम इसको सोच सकते हैं। आगे चलेंगे।
संपूर्ण संपर्क संबंध के लिए प्रेरणा के स्रोत है। संपर्क दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संपर्क, मानव संपर्क। प्राकृतिक संपर्क में जागृत मानव प्राकृतिक ऐश्वर्य का उपयोग व सदुपयोग करता है। समस्त भौतिक संपर्क तथा इसकी उपलब्धि या संबंध के निर्वाह के लिए ही होते हैं। मानव संपर्क से अपने विकास के लिए प्रेरणा पाता है अथवा इसके लिए प्रवृत्त होता है। मानव संपर्क जो जागृति के लिए प्रेरणा देता है, पोषण है। जो जिसका मूल्यांकन नहीं करेगा वह उसका सदुपयोग नहीं करेगा या नहीं कर सकेगा। अतः मानव के हर पक्ष का मूल्यांकन आवश्यक है। संपूर्ण संबंधों के मूल में मूल्यांकन आवश्यक है। मूल्यांकन मौलिकता का ही होता है। मौलिकता के आधार पर ही कर्तव्य का निर्धारण तथा निर्वाह होता है। दायित्वों का निर्वाह जिस इकाई के प्रति होना है, उस इकाई के प्रति न होने से उसका पोषण अवरुद्ध होता है अथवा शोषण है। साथ ही जिस इकाई द्वारा दायित्व का निर्वाह होता है, उसे न होने की स्थिति में प्रतिफल के रूप में अविश्वास ही मिलेगा। अविश्वास ही द्रोह, विद्रोह तथा आतंक का कारण बनता है, जो शोषण की ओर प्रेरित करता है। प्रत्येक संबंध में संपर्क निहित है ही। संबंध में भाव यानी मौलिकता पक्ष विशिष्ट है तथा भौतिक पक्ष गौण है। प्रत्येक संबंध में भाव का जितना तिरस्कार होता है, भौतिक पक्ष उतना ही प्रबल होता है। संबंधों में भाव का निर्धारण मानवीय परंपरा के अनुसार है। संबंधों के निर्वाह में भाव पक्ष का तिरस्कार कर भौतिक पक्ष को वरीयता प्रदान कर जब आचरण किया जाता है, तो अपने से अविकसित को विकास का लक्ष्य मान लेने की भ्रमित मान्यता का जन्म होता है। जबकि समस्त भौतिक पक्ष मनुष्य से अविकसित है ही, इसलिए विकास का मार्ग अवरुद्ध होता है। परिणामतः मानव ने भौतिक उपलब्धियों के लिए ही युद्ध किया है। तो इस बात को हमने ऑब्जर्व किया कि जब हम भाव पक्ष का तिरस्कार होता है तो भौतिक पक्ष जो है वो प्रबल हो जाता है। भाइयों के बीच में बंटवारा है ना, तब उन सब बातें जो हैं भौतिक चीजें आगे आ जाती हैं और भाव पक्ष जो है वो पीछे चला जाता है ना, वो भूल जाता है। जी, किसी भी उपलब्धि के प्रति आवश्यकीय नियम सहित पूर्ण समझ की निश्चय तथा अपूर्ण समझ से किए गए प्रयास की मान्यता संज्ञा है। अतः संबंध में भाव पक्ष का तिरस्कार ही उस संबंध का शोषण है। मानव के लिए पोषण युक्त संपर्कात्मक एवं संबंधात्मक विचार एवं तदनुसार व्यवहार से ही मानवीयता की स्थापना संभव है, अन्यथा शोषण और अमानवीयता की पीड़ा है। शोषण और पोषण तीन प्रकार से होता है। दायित्व का निर्वाह करने से पोषण अन्यथा शोषण है। प्राप्त दायित्व में नियोजित होने वाली सेवा के नियोजन न करते हुए मात्र स्वार्थ के लिए जो प्रयत्न है एवं दायित्व के अस्वीकारने की जो प्रवृत्ति है, उसको दायित्व का निर्वाह न करना कहते हैं। दायित्व को निर्वाह न करने पर स्वयं का विकास, जिसके साथ निर्वाह करना है उसका विकास तथा उन दोनों के विकास से जिन तीसरे पक्ष का विकास हो सकता है, वह सभी अवरुद्ध हो जाता है। विकास को अवरुद्ध करना ही शोषण है। इसका कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं?
परिवार में भी देख सकते हैं कि परिवार में अगर दूसरे पक्ष के साथ दायित्व का निर्वाह नहीं करते हैं तो उनसे तीसरा पक्ष में जैसे बच्चों को सोच सकते हैं, तो उसका जो विकास है वो भी अवरुद्ध हो जाता है। जैसे अपन ने किसी के साथ दूरी बना ली है ना, हमने उनके साथ कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है ना, तो दायित्व का निर्वाह नहीं हुआ वहां पर, तो एक तो अपना विकास उससे अवरुद्ध हुआ, उनका विकास भी अवरुद्ध हुआ, और उनसे जो जुड़े हुए हैं उनका विकास भी अवरुद्ध हुआ। तो ये एक्चुअली एक चेन रिएक्शन जैसा काम करता है ना। तो शोषण अपने पोषण के लिए जिन जिन से भी हमारा संबंध जुड़ा हुआ है वहाँ पर हमको संगीतमयता की स्थिति को पहचानना या उसके क्रम को पहचानना आवश्यक है। ओवरनाइट नहीं चेंज होता है ना, पर एक्चुअली विरोध वाली स्थिति से पहले सामान्य स्थिति में आया जाए, सामान्य स्थिति से आके फिर पूरकता वाली स्थिति में आया जाए, है ना। तो उसके लिए प्रयास पूर्वक हम करते हैं तो हम जो है निर्विरोधिता की स्थिति में या संगीतमयता की स्थिति में पहुंचते हैं। हमारे संबंधों में विरोध हो, घृणा, ईर्ष्या हो और हम जागृत हो जाएं, ये संभव नहीं है ना। तो वो उस चीज को बेसिकली अपने को नॉर्मलाइज करने की आवश्यकता है। पहले तो नॉर्मलाइज ही होगा, सामान्यीकृत होगा। एक जहाँ गड्ढा है उसको पहले लेवल तो हो, बाद में उसके ऊपर कुछ खिलेगा, है ना। तो उसको लेवल बनाना जो है वो एक्चुअली आवश्यक है, क्योंकि अजागृति में हम कई जगह अपने गड्ढे बन गए हैं, है ना। उनको अपने को उन जगह पर हमको थोड़ा नॉर्मलाइज करने की, ईज आउट करने की आवश्यकता है, आसान बनाने की आवश्यकता है, सामान्य बनाने की आवश्यकता है ना। उन झगड़ों को लेकर अपन मरेंगे क्या, मतलब अपने साथ लेके जाएंगे क्या, है ना। तो वो सब चीजों को अपने को थोड़ा ठीक करने की आवश्यकता है ना। तो जागृति जो है ये इन्हीं संबंधों के साथ जुड़ी हुई है, उनसे अलग नहीं है, कोई भी अलग जाकर नहीं है ना। ठीक। दायित्व का अपव्यय अथवा सद्व्यय करना दायित्व के निर्वाह में आलस्य एवं प्रमाद पूर्वक प्राप्त प्रतिभा एवं संपर्क में निहित है। उसके विरोध में राश के योग्य मान्यता को प्रचारित एवं प्रोत्साहित करना ही दायित्व का विरोध करना है। दायित्व का विरोध अभिमान वश एवं अज्ञानवश किया जाता है। प्रत्येक इकाई के मूल में 3 बातें मुख्य होती है। 1 गठन, 2 उद्देश्य और 3 आचरण यानी कार्यक्रम की विशिष्टता। यहाँ चूंकि व्यक्ति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानव समाज की इकाई के संदर्भ में शोषण एवं पोषण की विवेचना है, अतः हम उपरोक्त चर्चा के उपरोक्त इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि विभिन्न इकाइयाँ के गठन, उद्देश्य और आचरण यानी कार्यक्रम की विशेषता निम्नानुसार होने पर ही संपूर्ण मानव समाज एक सूत्रता में होकर शोषण मुक्त हो सकेगा। देखिए ये अच्छी बात लिखी है कि हर इकाई में जो भी एक है ना, उसमें 3 बातें होती हैं। गठन मतलब उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ना, उसका उद्देश्य या प्रयोजन क्या है, और
उसका आचरण क्या है ना। स्ट्रक्चर, पर्पस और फंक्शन है ना, ये बेसिकली 3 डायमेंशन होते हैं जो कि हर इकाई में हमको दिखाई देते हैं, चाहे वो पत्थर भी क्यों ना हो, पेड़ पौधे क्यों ना हो, मानव क्यों ना हो, परिवार क्यों ना हो, समाज क्यों ना हो। तो यहाँ पे मानव के जो है 5 स्तर के ऊपर गठन को बताया गया है। मानव, परिवार, समाज, राष्ट्र, अंतरराष्ट्र या विश्व, है ना। तो उसकी गठन की विशिष्टता बताई गई है, गठन का उद्देश्य बताया गया है और उनका एक्सपेक्टेड, उसका जो फंक्शन है, एक्सपेक्टेड उसका कंडक्ट है या आशित आचरण है, उसको हमने लिखा है कि क्या उस आचरण से अपेक्षित है। तो हम देख रहे हैं, जैसे अपन ने कल बात करी थी ना कि कोई भी ये जो मानव का जो समाज है वो सोपानवत है, व्यवस्था जो है वो सोपानवत है और वो जैसे एक प्याज के लेयर्स की तरह है ना। परिवार में समाज, परिवार में व्यक्ति समाहित है ना, और व्यक्ति की इंटीग्रिटी बनी हुई है। फिर परिवार समूह में परिवार समाहित है, समाज में परिवार समूह समाहित है। इस तरीके से हम जो है इनको देख रहे हैं। तो जब हम उस स्तर के ऊपर हैं तब उसको एक के रूप में उस इकाई की पहचान हो रही है ना। जब हम परिवार के स्तर के ऊपर हैं तब हम इंडिविजुअल के रूप में हम इकाइयों को नहीं देख रहे हैं, है ना। तब हम एक्चुअली परिवार एज ए यूनिट देख रहे हैं, है ना। जब हम राष्ट्र के स्तर के ऊपर हैं, जैसे हम अभी के उदाहरण भी देखते हैं, मोदी जी जब जा रहे हैं तो वो जब राष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो पूरे राष्ट्र के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो वो एक प्रकार से हमारा प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्र के लिए बोल रहे हैं, है ना। तो राष्ट्र को एक इकाई के रूप में पहचान रहे हैं, है ना। तो इस बात को पहचानने की आवश्यकता है। इसको अपन रो वाइज पढ़ें तो अच्छा रहेगा, है ना। कौन पढ़ेंगे? इकाई 1, मानव, गठन की विशिष्टता, अनुभव संपन्न जीवन एवं शरीर। गठन का उद्देश्य सुखानुभूति, आशित आचरण, न्याय सम्मत व्यवहार। 2, परिवार, सीमित समझदार व्यक्तियों के समूह का संबंध प्रधान गठन, समाधान एवं समृद्धि, साधनों के लिए उत्पादन एवं प्रयोग। आपके पास शायद पुरानी पुस्तक है ना? हाँ वो है। हाँ, ये क्योंकि हमने जब गठन की विशिष्टता यहाँ पे पढ़ी तो यहाँ लिखा विचार एवं शरीर, आपने पढ़ा सुखानुभूति, है ना। फिर से पढ़ो। हाँ, एक बार फिर से नहीं पढ़ आ ली। गई मेरे पास। बढ़िया। मानव से चालू करो। हाँ। मानव, गठन की विशिष्टता, विचार एवं शरीर। गठन का उद्देश्य सुखानुभूति, आशित आचरण, न्यायसम्मत व्यवहार। इकाई, परिवार, सीमित समझदार व्यक्तियों के समूह का संबंध प्रदान गठन, समाधान एवं समृद्धि, समाधान सहित सेवा, व्यवसाय एवं प्रयोग। तीसरा, समाज, सीमित परिवारों का समूह जिसमें संबंध एवं संपर्क दोनों सम्मिलित हो। गठन का उद्देश्य समृद्धि सहित सत्यता एवं अखंड सामाजिकता को आत्मसात करना, अर्थ का सदुपयोग, सुरक्षा। आशित आचरण, जागृति में से के लिए प्रचार एवं प्रदर्शन, प्रकाशन तथा प्रोत्साहन, शिक्षा संस्कार विधि से लोक व्यापीकरण। राष्ट्र, राष्ट्रव्यापी जनजाति के समूह का गठन एवं संपर्क के निर्वाह के लिए विधि की प्रधानता। मानवीयता का संरक्षण, प्रत्यक्ष रूप में अर्थ की सुरक्षा।
न्यायपूर्ण व्यवस्था। विश्व कई राज्यों का समूह जिसके मूल गठन में मानवीयता प्रधान संयोजक तत्व है। सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में मानवीयता को प्रोत्साहन, सह अस्तित्व में से के लिए। जी में से के इसका मतलब मुझे कभी समझ नहीं आया। बहुत पढ़ी, 3 बार पढ़ना है, 3 बार में फिर से और सहअस्तित्व में है, मतलब सहअस्तित्व इसमें 3 बार पढ़ने से क्लियर हो जाता है। सहअस्तित्व में, सहअस्तित्व से और सहअस्तित्व के लिए, उसमें जो शिविरों में हमने सुना है। जी बताइए। असहअस्तित्व में यानी नियम, सहअस्तित्व से यानी प्रक्रिया, और सहअस्तित्व के लिए यानी उपलब्धि। ऐसा आई थिंक मैंने अशोक भैया से भी हमने शिविर में सुना था हापुड़ में। अच्छा। और आई थिंक चेतना बा ने भी बताया था मॉन्ट्रियो वाले शिविर में। बढ़िया, एक बार फिर से बोलिए। हाँ, सहअस्तित्व में उसका कारण भैया नियम है, तो जो दिनेश भाई बोल रहे हैं वो भी सही है। कारण यानी सहअस्तित्व से यानी उसकी प्रोसेस, प्रक्रिया, और सहअस्तित्व के लिए यानी उपलब्धि। ये भी है। थोड़ा सोचना और पड़ेगा इसमें मुझे। मतलब मैं नॉर्मली उनमें से ये इस तरह से देखता हूँ कि जब ये में से के लिए आता है तो ये ऐसा लगता है कि इसी में समाहित है, इसी के लिए है, इसी के द्वारा है, इसके बाहर नहीं है। तो ये अर्थ भी मुझको आता है ना। ये बताओ भैया, आपके लेवल पे मुझे लग रहा है ये ठीक ही है, लेकिन ये नियम हमारे लिए सभी एक ही चीज है, कुछ लेवल नहीं है। नहीं भैया, मतलब हम लोग भैया अभी पहली या दूसरी बार पुस्तक पढ़ रहे हैं, आपने कई बार पढ़ा है, ऐसा मैं उस पर्सपेक्टिव से भी बोल रहा हूँ। नहीं, सामान्य सी बात है, मेरे ख्याल से अर्थ अपने को ओवरऑल क्लियर ही है। भैया आपने बोला वो अर्थ फिर से बोलो तो। मेरा मतलब ये है कि इसे सहअस्तित्व के अंदर ही है, सहअस्तित्व के द्वारा ही है, और सहअस्तित्व है ना, मतलब उसके बाहर नहीं है ना। कोई भी चीज केवल उसके अंतर्गत ही है, सहअस्तित्व के बाहर नहीं है ना। तो उसी के द्वारा हो रहा है, उसी में हो रहा है, और उसी के लिए हो रहा है। तो एक बेसिकली, हाँ सुरेश भाई। केवल एक स्थानिक उदाहरण ये में से के लिए। हाँ बिल्कुल। लोकशाही की जो व्याख्या है, हाँ हाँ, लोगों के द्वारा, लोगों की, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, बाय द पीपल, डेमोक्रेसी की ये व्याख्या है। ठीक बात है। आई थिंक बाबा जी शायद वहीं से, क्योंकि जिस समय उनके संविधान पे प्रश्न चिन्ह बने थे तो वो काफी उन चीजों को पढ़ते थे, तो वो में से के लिए शायद उन्होंने वहां से बेसिकली आया हो। है तो जोरदार भी है ये वाला जो। हाँ, तो जी, राष्ट्र और विश्व इसको सार्वभौम व्यवस्था में कैसे समझ सकते हो, जरा बताइए ना। सार्वभौम का मतलब होता है सभी भूमियां, है ना, यूनिवर्सल, है ना। सार्वभौम मतलब सभी भूमियां। तो सार्वभौम व्यवस्था मतलब सभी जगह पे एक ही व्यवस्था होना, एक ही सूत्र के आधार पर व्यवस्था होना। जैसे राष्ट्र
अभी अमेरिका एक राष्ट्र है, भारत एक राष्ट्र है। यहाँ का भारत का कानून अलग है, अमेरिका का कानून अलग है ना। यहाँ पे जिस चीज को सही गलत ठहराया जाता है, जिस पे दंड दिया जाता है, और अमेरिका में जिस चीज को सही ठहराया जाता है और जो जिस पे दंड दिया जाता है वो अलग अलग है। तो सार्वभौम व्यवस्था नहीं है ना, सार्वभौम नियम नहीं है। अगर सार्वभौम नियम होता तो सार्वभौम व्यवस्था भी होती। अगर सभी देशों का एक ही संविधान होता है ना, तो सार्वभौम व्यवस्था भी होती। ये बात कम्युनिकेट हो रही है ना। भारत का संविधान एक है, पाकिस्तान का दूसरा है। पाकिस्तान में उस हिसाब से व्यवस्था है, तो व्यवस्था के बैकग्राउंड में नियम होता है या विधि होती है। तो सार्वभौम व्यवस्था होने के लिए सार्वभौम नियमों की पहचान होना आवश्यक है। तो मध्यस्थ दर्शन में क्या कह रहे हैं, मानव के सार्वभौम नियमों की पहचान कर रहे हैं, सभी जगह पर जो नियम हो। तो इस तरीके से ये पहचाना कि सभी मानव सुख चाहते हैं, सभी मानव परिवार में रहते हैं, परिवार में सभी के साथ ही संबंध होते हैं और उन संबंधों में यही मूल्य होते हैं, यही स्वभाव जो है उससे न्याय होता है ना। तो उस आधार पर सार्वभौम व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, सार्वभौम मूल्यों की परिकल्पना की गई है, यूनिवर्सल वैल्यूज और यूनिवर्सल सिस्टम। सार्वभौम व्यवस्था, सार्वभौम मूल्य, सार्वभौम सब कुछ को परिकल्पना की गई है। अब जरा सोच के देखिए, है ना। नहीं, यहाँ पर तो मतलब पूरी विश्व दुनिया के अर्थ में बात हो रही है ना। और किसी जगह पे शायद उस अर्थ में भी बात हो रही हो, पर यहाँ जिस मानव के अर्थ में जब हम पे बात कर रहे हैं तो मानव, परिवार, समाज, राष्ट्र और अंतरराष्ट्र। तो अंतरराष्ट्र में यहाँ पर जो है कई राष्ट्रों के समूह के बारे में बात हो रही है। थोड़ा बहुत चेंज दिखता है ना। जैसे अपन एक सूत्र को पढ़ रहे थे ना कि कई धरतियों के समूह को अंतरराष्ट्र कह रहे हैं, है ना। वो ऐसा पूरा धरती एक राष्ट्र है। तो यहाँ जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं उसमें राष्ट्र को एक नेशन स्टेट के रूप में ही देख रहे हैं, है ना। तो ये कम्युनिकेट हुआ भैया, है ना। तो बाबा जी क्या कर रहे हैं, पूरे धरती के मानवों के लिए एक संविधान को प्रस्तुत कर रहे हैं, है ना, जिसको वो मानवीय संविधान कह रहे हैं। और उस आधार पर सभी देशों के अंदर मानवीय व्यवस्था का एक प्रपोजल रख रहे हैं, 10 सोपानीय परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, है ना। तो है तो बड़ा भारी प्रपोजल, है ना। नहीं समझ आया। अभी इसी स्थिति में तो कोई पॉसिबल नहीं लगता है। हाँ देखिए, बट कामना तो दिखाई देती है ना। जैसे यूनाइटेड नेशंस है, वो इसको पहचानने की कोशिश करता है कि ह्यूमन राइट्स क्या है ना, कि कोई अलग अलग देशों के अंदर अपने अपने कानून हो, बट फिर भी कुछ मानव अधिकार जो हैं वो यूनिवर्सल होने चाहिए। वो एक एच.जी. वेल्स नाम के कोई व्यक्ति अंग्रेज को हुआ था। हाँ, एच.जी. वेल्स। तो उन्होंने भी शायद ये कल्पना की थी कि पूरा विश्व एक परिवार हो जाए, और उसी की कल्पना के आधार पर शायद यूनो बना है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। एच.जी. वेल्स ने तो लेकिन शायद क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस लिखी है ना, उसने ये भी कल्पना कोई हाँ, मेरे ख्याल से ये वैसा ही है ना। तो उसको अपने को समझना पड़ेगा कि टॉप डाउन ये काम करेगा या बॉटम अप काम करेगा, या दोनों टॉप डाउन और बॉटम अप काम करेगा,
तो मुझको लगता है ये दोनों टॉप डाउन में इसका बॉटम अप वाले प्रयासों का संरक्षण होगा और धीरे धीरे जो है इसके कुछ एलिमेंट्स को टॉप लेवल के ऊपर भी एक्सेप्ट किया जाएगा और धीरे धीरे इसका इवोल्यूशन का पाथ बनेगा, ऐसा मुझको लगता है। एक जी सर। उदाहरण के तौर पर हिवरे बाजार काट के एक फिल्म आई है, वो हिवरे बाजार से प्रेरित होकर के गुजरात में भी ऐसे 2 गांव हैं, अच्छा, जिन्होंने पूरा ऐसे जैसे गठन का उद्देश्य, कोई पर्पस है, मिशन है और वैल्यूज तय की हुई है, तो उसके अनुरूप वो छोटे छोटे गांव हैं। अब उसका मल्टीप्लिकेशन की बात है कि कितना वो मल्टीप्लाई हो पाए। ठीक बात है। हिवरे बाजार में काफ़ी अच्छा काम हुआ है। जी जी, हम लोगों ने भी वो फिल्म देखी है। बेसिकली वो हमको क्या है, ये जो व्यवस्था का जो स्थूल स्वरूप तो हमको दिखाई देता है, यहाँ पर हमको उसका सूक्ष्म स्वरूप दिखाई देता है ना। तो दोनों आवश्यक है ना। केवल हम सूक्ष्म के ऊपर बात करें, स्थूल के ऊपर कुछ ना हो, तो वो मतलब केवल ये भाषा रह गया। तो भैया गुड न्यूज़ ये भी है कि अपने योगेश शास्त्री भैया हाँ शिविर किए, और वो पोपटलाल पवार जो सरपंच, उसका इनविटेशन भी आया था जी एक सत्र के लिए। तो बहुत खुशी हुई कि ऑलरेडी फिजिकल स्ट्रक्चर है, अब उसमें दर्शन हाँ, 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 बहुत बढ़िया लगा वो। वहां पर ये देखा कि मतलब उन्होंने सामान्य कॉमन सेंस से ही कुछ चीजों को पहचान लिया, तो उसमें लगा कि समृद्धि की जगह में मतलब आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने लगा और वो सब चीजें देने लगी। और कुछ उन्होंने निर्णय जो है वो सभा विधि से करने शुरू कर दिए, है ना। कलेक्ट मतलब जमीन को जैसे अब और जगहों पर इतने अनाप शनाप दाम के ऊपर लोग बेच रहे हैं, तो वहां पे लगा कि सबकी सम्मति से ही कोई चीज निर्णय होगा। तो ऐसी सब चीजों को उन्होंने अपने सिस्टम में समाहित कर लिया है। लेकिन अब जो है धीरे धीरे वहां पे कुछ समस्याएं भी आ रही हैं, है ना, क्योंकि जब तक दार्शनिक आधार मौजूद नहीं होता है तो कहीं जाके अटक जाता है। तो मूल व्यक्ति मतलब किसी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है, तो वो चीज उसको जोड़ा रखता है। जहां वो प्रभावशाली व्यक्ति जो है वो जाने लगता है, तो वो उस चीज को ट्रांसफर नहीं कर पाता है ना, क्योंकि वो ज्ञान द्वारा, शिक्षा द्वारा ही हो सकता है। तो पोपटलाल जी जो हैं वो क्या चीज, उनका दर्शन क्या है, वो जब तक भाषा में नहीं आएगा ना, तब तक वो शिक्षा में नहीं आ सकता है ना। तो वो मल्टीप्लाई नहीं होता है ना। तो हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं, वो एक अच्छे सिस्टम को एस्टेब्लिश करते हैं, बट उनके जाने के बाद में वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है ना। हाँ, ऐसा एग्जाम्पल अपने को दिखता है ना। ब्रेक टाइम, तो ब्रेक टाइम करते हैं, फिर उसके बाद इकट्ठे होते हैं वापस से।